नाज़रीन आदाब। 25 फरवरी 2022 मुताबिक 23 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरों के मुताबिक रूसी फौज यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों में पहुंच चुके हैं और यूक्रेन की फौज भी अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला कर रही है। इस दरमियान अब तक मजमूई तौर पर 114 हलाकतों की खबरें सामने आ चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 54 यूक्रेनी फौजी और 10 शहरी रूसी हमले में हलाक हुए हैं। अलावाजी यूक्रेन ने रूस के 50 फौजियों को मारने और 6 जंगी तैयारे और 4 टैंक्स तबाह करने का दावा किया है। काबिल जिक्र है कि रूसी हमले के बाद नई दिल्ली में यूक्रेन के सिफारतकार मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मदद की अपील करते हुए कहा था कि वो आलमी सतह के लीडर है, इसलिए अपने रसूख का इस्तेमाल कर रूसी सदर से बातचीत करें। खबर एजेंसी ने इतला दी है कि आज देर रात वजीर आजम मोदी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। हमले के बाद यूक्रेन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रूसी और यूक्रेन के फौजियों के दरमियान झड़पें जारी हैं, लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे। सदर का कहना था कि रूसी हमले के बाद मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। यूक्रेन रूस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान करता है। एयर इंडिया ने रूस और यूक्रेन के दरमियान फौजी तसादुम के तनाजुर में हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए यूक्रेन के लिए 3 खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान किया था, मगर एयर इंडिया की खुसूसी परवाज को यूक्रेन की जानिब से शहरी परवाजों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद करने के बाद वापस बुला लिया गया। लेकिन कीव में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारतकार ने जुमेरात को एक तीसरी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वो कीव में फंसे हिंदुस्तानियों को रिहाइश फराहम करने के इंतजाम कर रहा है और इसने बमबारी से बचने के लिए ज़ेर ज़मीन बम शेल्टर का पता भी मुहैया कराया है। हिंदुस्तानी सिफारत खाने अपने शहरियों की इमदाद के लिए मुमकिन हल तलाश कर रहा है, जिसमें वतन वापसी भी शामिल है। इस हमले की वजह से आज घरेलू इक्विटी मार्केट में जबरदस्त फरोख्त के सबब सरमायाकारों को 13.42 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस फरोख्त की वजह से बीएसई के 30 शेयरों वाले हसास इंडेक्स सेंसेक्स और एनएसई के निफ्टी में 4.75% की कमी वाक़ई हुई है। क्लासों में हिजाब पहनने के तनाज़े के दरमियान कर्नाटका के माउंट कार्मेल पीयू कॉलेज ने एक सिख अमृतधारी लड़की से अपनी पगड़ी उतारने को कहा। ख्याल रहे कि 16 फरवरी को लड़की से पगड़ी उतारने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं मानी। ताहम जब डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन जी श्रीराम ने कॉलेज का दौरा किया और तालिबात से हिजाब न पहनने को कहा, तो उन तालिबात ने मुतालबा किया कि दीगर मजहबी अलामात पहनने वालों को भी इजाज़त ना दी जाए। स्कूल के हुकाम ने सिख लड़की के वालिद को सूरत हाल से आगाह किया है, जबकि उसके अहले खाना ने कॉलेज को बताया कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेगी और वो इस मामले पर कानूनी राय लेंगे। वहीं दिल्ली के स्कूलों में मजहबी पहनावे पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली के तीनों नगर निगम में से खुसूसी जुनूबी निगम ने अपने स्कूलों में आने वाले तलबा को किसी भी तरह के मजहबी बुनियाद पर ड्रेस में आने पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि सिर्फ त्योहारों के वक्त जरूरत के हिसाब से दीगर पहनावे में आने की इजाजत होगी। इस सिलसिले में जुनूबी निगम की चेयरपर्सन नितिका शर्मा ने एजुकेशन डायरेक्टर को इस सिलसिले में गाइडलाइंस जारी करने के अहकामात भी दे दिए हैं। तमिलनाडु के वेलोर में वाक़ एक मस्जिद को लेकर जबरदस्त तनाज़ा पैदा हो गया है। हिंदू मन्नानी तंजीम के कारकुनान का कहना है कि इस मस्जिद की तामीर बगैर इजाजत के की गई है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। कारकुनान का कहना है कि घर को रातों रात मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। तंजीम से जुड़े लोगों का यह भी मानना है कि मस्जिद की तामीर से मुस्तकबिल में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में ही 3 मंदिर मौजूद हैं। इस दरमियान मकामी मुस्लिम तबके ने कलेक्टर से मुलाकात कर एक अर्जदाश्त सौंपी है। इसमें बताया गया है कि यहाँ की मस्जिद में 1896 से ही नमाज अदा की जा रही थी और हिंदू मन्नानी के लोग बिला वजह से इशू बना रहे हैं। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी नौजवान उर्दू स्कॉलर अंजुमन यानी आयूसा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद उर्दू में अवामी अदब मौजू पर अपनी सदारती तकरीर में प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद ने कहा कि अवामी अदब हमारे अदब और समाज का वो कीमती सरमाया है जिसमें इंसान की इज्तिमाई खुशियों, मसर्रतों, गमों और दुखों को पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि अवामी अदब की दर्जाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे अदब का एक वसी सरमाया मौजूद है। प्रोग्राम की सरपरस्ती मारूफ अदीब आरिफ नकवी जर्मनी ने की। इस्तक़बालिया करीमात डॉक्टर इरशाद सयानवी, निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर शादाब अलीम और शुक्रिया की रस्म डॉक्टर अलका विशिष ने अदा की। इस मौके पर आयूसा की सदर डॉक्टर रेशमा परवीन ने सभी मेहमानान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवामी अदब ज़बान को सीखने का ऐसा जरिया है जिससे हम कई नस्लों की ज़बान, माहौल, तहजीब और सकाफत, नीज़ ज़मान और मकान का पता लगाने में कामयाब होते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडवांस्ड सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज में मादरी ज़बान के बैनुल अक़वामी यौम के मौके पर नज़्म नवीसी और गायकी के मुकाबले में बेतरतीब सुमैया रज़ा और
العظمی نے اول انعام حاصل کیا۔ نظم نویسی کے مقابلے میں مائرہ زبیری اور تانیہ یادو نے مشترکہ طور پر دوسرے اور ناہید صغیر تیسرے مقام پر رہی۔ گائکی کے مقابلے میں شعاع نور نے دوئم جبکہ شفا اور سہیل نے مشترکہ طور سے سوم انعام حاصل کیا۔ ایڈوانس سینٹر فار ویمنس اسٹڈیز کی ڈائریکٹر پروفیسر عذرا موسوی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایک بہتر دنیا کے لیے لسانی اور ثقافتی تنوع اور کثیر لسانیت کو فروغ دینا ضروری ہے۔ زید احمد صدیقی اور ڈاکٹر دیوان تسخیر خان پروگرام کے کنوینر تھے، جس میں فیکلٹی ممبران، طلباء اور ریسرچ اسکالروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ٹانڈا امبیڈکر نگر میں اسمبلی انتخاب کے پیش نظر نگر پنچایت اشرف پور کچھوچا کے زیر اہتمام نگر پنچایت دفتر سے آج جمعرات کو ایگزیکٹو افسر منوج سنگھ کی قیادت میں ووٹر بیداری ریلی نکالی گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کی متحدہ قومیت کے نہ صرف علمبردار تھے بلکہ موجودہ حالات میں ان کے افکار و خیالات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا آزاد نے نئی نسل کی ذہن سازی میں جو کردار ادا کیا تھا، اگر اس پر اسی طرح عمل بھی کیا ہوتا تو آج ہندوستان کی تعلیمی ترقی ناقابل یقین ہوتی۔ ان خیالات کا اظہار پروگرام کے مہمان خصوصی شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے صدر پروفیسر محمد علی جوہر نے سیمینار کے اختتامی اجلاس میں کیا۔ صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر آفتاب احمد آفاقی نے مولانا آزاد کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے کارناموں پر تفصیلی گفتگو کی۔ پروفیسر ندیم احمد نے بطور مہمان اعزازی پروگرام میں شرکت فرمائی۔ دیوبند میں بجرنگ دل کارکنان نے بجرنگ دل کارکن ہرش کے قتل معاملے میں ایس ڈی ایم دیوبند کے توسط سے ایک 5 نکاتی میمورنڈم مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ارسال کر ہرش کے قتل میں شامل ملزمان کو پھانسی کی سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ کو ارسال کردہ میمورنڈم میں ہرش کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے کا معاوضہ دیے جانے، قتل میں شامل ملزمان کو پھانسی کی سزا دیے جانے اور ہرش کے گھر کے ایک فرد کو سرکاری ملازمت دیے جانے، پورے ملک میں حساس مقامات پر رہنے والے بجرنگ دل کارکنان کی جان و مال کی حفاظت کیے جانے سمیت ملک مخالف سرگرمیوں میں شامل تمام تنظیموں اور لوگوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ موجودہ اسمبلی انتخابات میں پارٹی کو مل رہی حمایت کو دیکھ کر انہیں پورا اعتماد ہے کہ بی ایس پی سال 2007 کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کو دہرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور 10 مارچ کو مکمل اکثریت کا عوامی مینڈیٹ حاصل کرے گی۔ بستی کے سرکاری انٹر کالج احاطے میں عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مایاوتی نے کہا کہ بی ایس پی کی بڑھتی عوامی حمایت سے اپوزیشن پوری طرح حیران و پریشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی ایس پی سبھی طبقات کو ساتھ لے کر چلتی رہی ہے اور آج بی ایس پی کو سبھی طبقات کی حمایت اسی لیے مل رہی ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے جمعرات کو کہا کہ اتر پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی حکومت نے گزشتہ 5 برسوں میں خواتین کو صرف رات دن کھیت کی رکھوالی کروانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا اور الیکشن آنے پر اب ذات مذہب کے نام پر ووٹ مانگے جا رہے ہیں۔ زید پور اسمبلی حلقے کے تحت مسولی قصبے میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس لیڈر نے کہا کہ کانگریس نے سوئی سے لے کر میزائل تک بنایا ہے اور بی جے پی حکومت نے صرف ریلوے اسٹیشنوں اور ایئرپورٹ کے نام تبدیل کر کے ان کو بیچنے کا کام کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پہلے 4 مرحلوں میں سماجوادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی اور کانگریس کا صفایا ہو چکا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی مکمل اکثریت سے حکومت بنانے جا رہی ہے۔ ضلع کے ہریا اسمبلی حلقے میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ بوا یعنی مایاوتی اور ببوا یعنی اکھلیش یادو کی سابقہ حکومتوں نے ریاست کے 22 کروڑ عوام کے مفاد پر چوٹ پہنچانے کے ساتھ ہی یہاں کی معیشت کو سب سے نچلی پائیدان پر لا کھڑا کر دیا تھا، لیکن آج اتر پردیش کی معیشت دوسرے نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے اب تک کے 4 مرحلوں میں ایس پی، بی ایس پی اور کانگریس کا مکمل طور سے صفایا ہو چکا ہے اور بی جے پی واضح اکثریت کی جانب بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ ریاست کے شہر بریلی میں الیکشن ڈیوٹی سے واپس آنے کے بعد تمام اہلکاروں اور ٹیچرز کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں 6 افراد کورونا پازیٹیو پائے گئے۔ اسمبلی الیکشن کے لیے بریلی میں پولنگ دوسرے مرحلے میں تھی اور اس دوران الیکشن میں ڈیوٹی کرنے کے بعد واپس گھر لوٹنے والے تمام سرکاری ٹیچرز اور اہلکاروں نے اپنا کووڈ ٹیسٹ کرایا، جس میں ایک خاتون ٹیچر اور ایک طالبہ سمیت کل 6 افراد کو کورونا مثبت پایا گیا ہے۔ اس کے بعد محکمہ صحت نے احتیاط کے طور پر تمام افراد کو کوارنٹائن ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ اوزنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے یوکرین پر روس کے حملے کو اپنے 5 سالہ دور کا افسوسناک ترین لمحہ قرار دیتے ہوئے ولادیمیر پوتن سے فوج واپس بلانے کی اپیل کی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے سربراہ نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے آغاز میں روسی صدر سے فوری اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کے نام پر اپنے فوجیوں کو روس واپس بلائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانیت کے نام پر یورپ میں جنگ شروع نہ ہونے دیں، جو صدی کے آغاز سے اب تک کی بدترین جنگ ہو سکتی ہے۔ ڈان اخبار میں خبر رساں ادارے
AFP की शाया रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के मुआहदे में ईरान को अपना जौहरी प्रोग्राम रोकने के बदले पाबंदियों में रिलीफ की पेशकश की गई थी, लेकिन 2018 में उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमरीका यकतरफा तौर पर उससे पीछे हट गया। ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात में मशगूल मगरबी ताकतों ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि मुआहदा तय पाना मुमकिन है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गेंद इस्लामी जमहूरिया ईरान के कोर्ट में है। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि मुज़ाकरात एक नाजुक और अहम मरहले पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने ओमान के अपने हम मनसब सैयद बदरुल बसीदी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें उम्मीद है कि मगरबी ममालिक की जानिब से हकीकत पसंदी के साथ मुज़ाकरात में दीगर कुछ हसास और अहम मामलात आने वाले दिनों में तय हो जाएंगे। सऊदी अरब के वजीर खारजा ने कहा है कि उनके मुल्क का गुमान यह था कि जंग यमन तवील नहीं होगी और जल्दी ही खत्म हो जाएगी, मगर उम्मीद के बरखिलाफ यह जंग तवील हो गई। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने जर्मन न्यूज एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इतराफ किया कि यमन पर सऊदी इत्तेहाद के हमलों का मकसद उस मुल्क के मुस्ताफी मंसूर हादी की हुकूमत को दोबारा इख्तिदार में लाना था, मगर उम्मीद के खिलाफ जंग इतनी तूलानी हो गई। उधर अलमियादीन टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक यमन के फौजी जराये का कहना है कि सऊदी इत्तेहाद के फौजियों की जानिब से सूबे हुजा के शहर हिरस के मुकम्मल मुहासरे के बावजूद इस इलाके में सऊदी इत्तेहाद के फौजी शिकस्त खाने के बाद पसपाई अख्तियार करने पर मजबूर हो गए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के वजीर आजम के दौरे रूस पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को रूस से मुतालिक अपनी पोजीशन के बारे में आगाह किया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा नेड प्राइस ने वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे रूस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी देरीना शराकत दारी और ताउन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि रूस आने पर मैं बहुत खुश हूँ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे, जिसमें इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी शामिल है। इलाकी फजाइया के लड़ाका तैयारों ने मुल्क के शुमाली सूबे में दाइश के खुफिया ठिकानों पर बमबारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने सूबे करकोक के कोशकाई इलाके में दाइश के खुफिया ठिकानों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में दाइश के 2 खुफिया ठिकाने तबाह हो गए। इराक और शाम में दाइश की शिकस्त के बाद से अमरीकी फौजी इस दहशतगर्द ग्रोह के बाकी बचे अनासिर को अपनी निगरानी में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते चले आ रहे हैं। इराक ने 2017 में दाइश की शिकस्त का ऐलान किया था, लेकिन इस ग्रोह के बाकी बचे अनासिर अब भी बाज़ इलाकों में मौजूद हैं जो वक्तन फवक्तन हमले करते रहते हैं, और इराकी फौज और अवामी रजाकार फोर्स मुल्क भर में दाइश के बाकी बचे अनासिर का पीछा कर रहे हैं। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।